आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th का 14 चैप्टर है पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम पादपों के आर्थिक महत्व की चर्चा कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे जंतुओं का आर्थिक महत्व। जिस प्रकार पादपों का मनुष्य के लिए आर्थिक महत्व है, उसी प्रकार जंतुओं का भी मनुष्य के लिए बहुत ही आर्थिक महत्व है। तो इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, लाख कीट संवर्धन, मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मुक्ता संवर्धन और अन्य महत्व के जंतु। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मधुमक्खी पालन की। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं और यह प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। मधुमक्खियों की निम्न जातियां हैं जो मधुमक्खी पालन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरी एंड एपिस डोर्सेटा। तो इसमें एपिस जो है ये मधुमक्खियों का वंश है। अब हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहला लाभ है मधुमक्खियां परागण में सहायक है। जब मधुमक्खियां फूलों का रस चूसने के लिए उन पर बैठती हैं, तो पराग कण होते हैं वो उनकी चिपक जाते हैं। जब वो किसी दूसरे पुष्प पर बैठेगी तो परागकण वहां पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से मधुमक्खियों के द्वारा परागकण की क्रिया संपन्न होती है, जिससे फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है। दूसरा उपयोग है इसका, मधुमक्खियों से शहद व मधुमोम की प्राप्ति होती है। शहद के क्या क्या लाभ है? पहला लाभ है शहद औषधि के रूप में यूज होता है। शहद का डायरेक्ट भी दवा में काम आता है और उससे कई दवाइयां भी बनती हैं, जैसे कफ एंड कोल्ड आदि में। सेकंड उपयोग है शहद पौष्टिक भोज्य पदार्थ के रूप में भी यूज होता है। शहद के अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कई खनिज लवण पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही पौष्टिक है। थर्ड है शहद परिरक्षक के रूप में भी यूज होता है। प्रिजर्वेटिव के रूप में भी हम इसको काम में लेते हैं, क्योंकि शुद्ध शहद होता है वो कितना भी पुराना हो वो कभी भी खराब नहीं होता है। मधुमोम के उपयोग क्रीम बनाने में, फर्श पॉलिश, बूट पॉलिश या मूर्तिकला आदि में इनका होता है उपयोग। अब हम बात करते हैं कि रेशम कीट है वो एक सामाजिक कीट है। कार्य व शारीरिक भिन्नता के आधार पर छत्ते में निम्न प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। सबसे पहली है रानी मक्खी। यह मधुमक्खी छत्ते में ही रहती है और ये लंबे उदर वाली मादा मक्खी होती है, जिसका कार्य होता है अंडे देना। सेकंड है नर मक्खी। नर मक्खी रानी मक्खी को शुक्राणु प्रदान करने का कार्य करती हैं। थर्ड है श्रमिक मक्खी। श्रमिक मक्खियों की संख्या छत्ते में सर्वाधिक होती है। यह फूलों से मकरंद चूसकर शहद इकट्ठा करने का कार्य करती है। रानी मक्खी के जो अंडे होते हैं, अगर वो अंडे अनिषेचित अवस्था में ही वयस्क बनते हैं तो उनसे नर मक्खी उत्पन्न होती है। अगर वो अंडे निषेचित हो जाते हैं तो उनसे लार्वा बनता है और उस लार्वा को अगर रॉयल जेली, जो एक विशेष प्रकार का पौष्टिक पदार्थ होता है, उसे वह खिलाया जाता है तो वह रानी मक्खी बनती है। और अगर इस लार्वा को सामान्य पोषक पदार्थ खिलाया जाता है तो उससे श्रमिक मक्खी उत्पन्न होती है। मधुमक्खियों का मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, इसलिए वर्तमान में कृत्रिम रूप से भी मधुमक्खियों का पालन किया जा रहा है। इस हेतु एपिस मेलिफेरा प्रजाति का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मात्रा में शहद प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, रेशम कीट पालन, जिसे हम सेरिकल्चर भी कहते हैं। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई। रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर वृद्धि करते हैं। अब हम इसका देखते हैं वर्गीकरण। इसका संघ है ऑर्थोपोडा, जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। वर्ग है इंसेक्टा, गण है लेपिडोप्टेरा, वंश है बॉम्बिक्स और जाति है इसकी मोराई। अब हम बात करते हैं रेशम कीट का जीवन चक्र की। इसका अंडा विकसित होकर के लार्वा अवस्था में पहुंचता है और इस लार्वा को हम कैटरपिलर भी कहते हैं। इस अवस्था में एक जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो रेशम का स्त्रवण करती हैं। यह रेशम लिक्विड अवस्था में होता है जो हवा के संपर्क में आके सूख के कठोर हो जाता है। यह लार्वा पूर्णतः विकसित होकर लगभग 7 सेंटीमीटर की लंबाई ग्रहण कर लेता है। फिर यह भोजन करना बंद कर देता है। इसके बाद वह अपनी निष्क्रिय लार्वा अवस्था, प्यूपा अवस्था में पहुंच जाता है। इस अवस्था को हम कोकून भी कहते हैं। यदि हमें रेशम प्राप्त करना है तो कोकून और
प्यूपावस्था में ही हमें रेशम प्राप्त करना होगा, जिसके लिए हम इसे कोकून को उबलते पानी में डालते हैं, जिससे अंदर का जो लार्वा है वो नष्ट हो जाता है और उसके बाहर जो रेशम लिपटा हुआ है उससे हम एकत्रित कर लेते हैं। यदि हमने इस अवस्था में रेशम प्राप्त नहीं किया तो लार्वा विकसित होकर वयस्क कीट में बदल जाता है, जो कोकून को नष्ट करके बाहर निकलता है और हमें रेशम प्राप्त नहीं होता है। रेशम कोकून से ही प्राप्त होता है और कोकून का बाहरी भाग सेरिसिन प्रोटीन का बना होता है और भीतरी भाग फाइब्रिन प्रोटीन का बना होता है। रेशम उत्पादन में पहला स्थान चीन का, दूसरा जापान का और तीसरा भारत का है। अब हम बात करेंगे, थर्ड पॉइंट है हमारा लाख कीट संवर्धन, लैग कल्चर। लाख जो है रेजिन युक्त लालदार पदार्थ है। व्यापारिक उत्पादन के लिए लाख कीटों का जो संवर्धन किया जाता है उसे हम कहते हैं लाख कीट संवर्धन। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है लेसिफर लेका। अब हम देखेंगे इसका वर्गीकरण। लाख का संघ है आर्थ्रोपोडा। पहले हमने देखा था रेशम कीट का संघ भी क्या है, आर्थ्रोपोडा, जो दोनों में सेम है। इसका वर्ग है इंसेक्टा। रेशम कीट का भी वर्ग क्या था, इंसेक्टा। ये दोनों चीज दोनों में कॉमन है। इसका गण है हेमिप्टेरा, वंश है लेसिफर और जाति है इसकी लेका। जिस प्रकार रेशम कीट में लार्वा अवस्था पाई जाती है उसी प्रकार लाख में भी लार्वा अवस्था पाई जाती है। लाख कीट निम्फावस्था जो लार्वा है इसकी, उसी में लाख उत्पन्न करते हैं। लाख कीट में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, जिसका मतलब है कि इनमें आकार की भिन्नता होती है। देखने में नर छोटा होता है आकार में और मादा का आकार बड़ा होता है। लाख का उपयोग हम मोम, खिलौने, वार्निश, पेंट, चूड़ियां, गहनों के भराव में, दर्पण के लेपन आदि में करते हैं। लाख का अनुसंधान केंद्र भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची बिहार में स्थित है। लाख उत्पादन की दो विधियां हैं। पहली है पुरानी देशी विधि, दूसरी है आधुनिक वैज्ञानिक विधि। पुरानी देशी विधि में फसल को नष्ट करके काट के लाख एकत्रित की जाती हैं, जिससे आगामी फसल को भारी नुकसान होता है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक विधि में आगामी फसल को नुकसान नहीं होता है। इसमें हम एक साथ लाख एकत्रित न करके किश्तों में लाख एकत्रित करते हैं। जंतुओं के आर्थिक महत्व के अंतर्गत अब हम इसका फोर्थ पॉइंट देखेंगे, मत्स्य पालन, मछली पालन या पोल्ट्री। मछलियां प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती हैं। अब हम देखते हैं मछलियों का वर्गीकरण। इनका जगत है एनिमिलिया, संघ है कॉर्डेटा, वर्ग है मत्स्य या फिशीज वर्ग। मछलियों की जातियों को देखें तो सबसे पहले देशी मछलियों के एग्जाम्पल हैं रोहू, कतला और मृगला, और विदेशी मछलियां हैं कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प। मछलियों का परिरक्षण, मछलियों को कैसे हम लंबे टाइम तक स्टोर कर सकें कि वो खराब नहीं हो। मछलियों में प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है और जिन पदार्थों में जितना प्रोटीन होता है उसके खराब होने की स्पीड उतनी ही तेज होती है। इनको खराब होने से बचाने के लिए हम मछलियों को बर्फ में स्टोर करते हैं। मछलियों का उत्पादन भारत में बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे अब पशुपालन, जिसे एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे पशुपालन कहते हैं। पशुपालन कृषि का पूरक व्यवसाय है। पूरक व्यवसाय का मतलब क्या है कि अगर कृषि और पशुपालन एक साथ किए जाएं तो दोनों के लिए लाभदायक होंगे। जैसे कि कृषि में जो घास फूस निकलती है, खरपतवार है, लास्ट में जो कचरा होता है वो चारे का काम करता है पशुओं के लिए, और पशुओं के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो कृषि में खाद का काम करते हैं। तो इस प्रकार वो दोनों के लिए लाभदायक होते हैं। पशुपालन से हमें दूध, मांस, ऊन, चमड़ा, गोबर आदि प्राप्त होता है। अब बात करते हैं डेयरी उद्योग की, जो दुग्ध उत्पादन पर निर्भर करता है। दूध का भंडारण कैसे करेंगे हम? पाश्चुरीकरण व शीतलीकरण के द्वारा। जैसा कि हमने पहले देखा था मछली उत्पादन में कि मछलियों में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, उसी प्रकार दूध में भी प्रोटीन की मात्रा काफी होती है। इस वजह से दूध में बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपते हैं, तो उसको खराब होने से बचाने के लिए हम पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया अपनाएंगे। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया क्या होती है?
दूध को हाई टेम्परेचर में पहले बॉईल करते हैं, फिर उसको तेजी से कूल करते हैं। इस क्रिया को हम पाश्चुरीकरण कहते हैं और ऐसा करने से दूध में जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। फिर हम उसे लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए शीतलीकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं, यानी उसको बहुत लो टेम्परेचर पर हम उसको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा दुग्ध उत्पाद, जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं दही, क्रीम, मक्खन, छाछ, घी, मावा, पनीर, दूध पाउडर या मिल्क पाउडर। अब हम डेयरी उद्योग के अंतर्गत आने वाली पशु नस्लों की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भैंस। भैंस की नस्लें हैं जाफराबादी, मुर्रा, भदावरी और महसाना। गाय की नस्लें, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देशी गाय की नस्लें की चर्चा करेंगे। गिर, साहवाल, सिंध, देवली और हरियाणवी। विदेशी गाय की नस्लें हैं रेड डेन, जर्सी और हॉलस्टीन। बकरी की नस्लें हैं कश्मीरी, पश्मीना, जमनापरी और बारबरी। अब हम बात करते हैं ऊन उद्योग की। ऊन उद्योग भेड़ पर निर्भर करता है और इसके अंतर्गत जो प्रमुख भेड़ की नस्लें हैं वो है हमारी लोही, नली और मारवाड़ी। अब हमारा आता है नेक्स्ट 6 पॉइंट, मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन, जिसे हम पोल्ट्री भी कहते हैं। मुर्गी पालन का उद्देश्य है अंडा व मांस प्राप्त करना। इसके अंतर्गत आने वाली मुर्गी की प्रमुख नस्लें हैं, जिसमें देशी नस्लें हैं हम असील, चटगांव, लाल जंगली मुर्गी, और विदेशी नस्लें हैं लेगहॉर्न, प्लाईमाउथ, आइलैंड रेड। मुर्गियों में बहुतायत में रानीखेत, संक्रामक खांसी, शीतला मैरेक्स आदि वायरस जनित रोग देखने को मिलते हैं। जंतुओं के आर्थिक महत्व के अंतर्गत अब हम 7th पॉइंट डिस्कस करेंगे, प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियां, जिसे कोरल व कोरल रीफ भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रवाल, मूंगा या कोरल की। एकल या निवही जंतु जिनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है उसे हम प्रवाल या कोरल कहते हैं। निवही का मतलब होता है कॉलोनी या समूह के रूप में। अब हम बात करते हैं इनके वर्गीकरण की। जगत है एनिमेलिया, समूह है अपृष्ठवंशी या नॉन कॉर्डेटा, संघ सीलेंट्रेटा और वर्ग है एंथोजोआ। अब देखते हैं हम प्रवाल भित्तियां या कोरल रीफ। प्रवाल समूह के लगातार मुकुलन से समुद्र में चूनेदार चट्टानों की टीले समान रचनाएं बनती हैं, जिसे हम प्रवाल भित्तियां या कोरल रीफ कहते हैं। प्रवाल है एक निम्न श्रेणी का जंतु है। इसके जनन की विधि होती है मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, प्रवाल के शरीर पर उभार जैसी संरचनाएं बनती हैं और उसके शरीर पर जितने भी उभार बनते हैं वो प्रत्येक उभार अलग होकर एक नया जीव बनाते हैं, जिससे वहाँ पे टीले समान रचनाएं बनती हैं, जिसे हम प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ कहते हैं। अब हम बात करते हैं मोती या मुक्ता संवर्धन, जिसे पर्ल कल्चर भी कहते हैं। इनका वर्गीकरण है जगत एनिमेलिया, समूह नॉन कॉर्डेटा और संघ है इनका मोलस्का। कृत्रिम तकनीक से सीपियों को पालकर उनसे मोती प्राप्त करना मुक्ता संवर्धन या पर्ल कल्चर कहलाता है। मोतियों में लिंगा मोती होता है, वो सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है और यह प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं जंतुओं के अन्य महत्व की। सबसे पहले देखेंगे जंतुओं से हम रंग किस प्रकार प्राप्त करते हैं। कैक्टस पादप पर रहने वाले कीटों के सूखने से कॉकिनोल नाम रंग प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम सौंदर्य प्रसाधनों में करते हैं। नेक्स्ट है अपमार्जक या डिटर्जेंट। अपमार्जक का मतलब होता है सफाई करना, कि कीट किस प्रकार सफाई करते हैं। कुछ कीट मृत पादपों व जंतुओं को खाकर पर्यावरण को शुद्ध करते हैं और अपमार्जक की तरह कार्य करते हैं। इसके एग्जाम्पल है दीमक, तिलचट्टा। अब देखते हैं हम कि जंतुओं के औषधीय महत्व किस प्रकार है। उसके एग्जाम्पल हैं, पहला है ब्लिस्टर मर्ग से कैंथाराइडन नामक औषधि प्राप्त होती है, जो बालों को झड़ने से रोकती है। नेक्स्ट है मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम अल्सर और कफ रोगों के उपचार में करते हैं। नेक्स्ट है कॉचिनिल कीट से कार्मेनिल नामक अम्ल प्राप्त होता है, जो कुकर खांसी तथा चेहरे व सिर की पीड़ा दूर करने में काम आता है। 4th पॉइंट है इसका कि जंतु हमारे लिए भोजन में भी भोजन के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि मछली है, मांस है। लास्ट पॉइंट है
कि जंतुओं का उपयोग पादपों में परागण में भी होता है। कीट पतंगों के अलावा जंतु भी परागण में सहायक हैं। जैसे खेतों में गाय बकरी घास चरने जाती हैं तो उनके शरीर से परागण चिपक जाते हैं और वो अन्य पुष्प तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार हमने पार्ट 1 में पादपों का आर्थिक महत्व देखा। विद्यार्थियों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।